नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे हमारी जीडीपी के लिए, एज वेल एज यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको याद ही होगा वो दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल टीवी पर आकर कहा था कि आज से गांधी सीरीज़ के 500 और 1000 के नोट प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, वो इनवैलिड हो जाएंगे। इसी को हमने डीमोनेटाइजेशन का नाम दिया। जो डीमोनेटाइजेशन की प्रैक्टिस थी इंडिया में, ये पहली बार नहीं अडॉप्ट की गई थी। इससे पहले इंडिया 2 बार डीमोनेटाइजेशन कर चुका था। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन 1946 में 1000 और 10,000 का नोट को बैन करके किया गया था, और दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में ये फैसला लिया गया था। ओबियसली अगर हमने इतना बड़ा कदम लिया है तो उसके कोई ना कोई कारण जरूर रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव जरूर रहे होंगे। तो हम वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। नंबर 1 है ब्लैक मनी, फेक नोट और क्रिएटिंग द कैशलेस इकोनॉमी। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं डीमोनेटाइजेशन के, जैसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को कम करना, करप्शन को कम करना। एज पर दी आरबीआई डाटा 2016 में 15,41,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट इकोनॉमी में सर्कुलेशन में थे, और 2020 आते आते 2020 में मोनेटाइजेशन के जो रिपोर्ट आई उसमें आरबीआई ने कहा कि 15,31,000 करोड़ रुपए के नोट वापस रिटर्न हो गए हैं, यानी कि वो क्या थे, वापस आरबीआई के पास लौट आए हैं। तो इसमें से कितने नोट बाहर रहे हैं? सिर्फ 10,000, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए की आप ब्लैक मनी को डिटेक्ट कर पाए हैं। लेकिन ये अंदाज़ा जो ये नंबर था ये बहुत थोड़ा है, क्योंकि रियल में नंबर जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था वो 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का था। हाँ दोस्तों, 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का एस्टिमेट था, लेकिन सिर्फ हम कितना डिटेक्ट कर पाए? 10,000 करोड़ रुपए। अब इसको हम सिस्टम की कमी कहिए या लूप होल कहिए, जिसका फ़ायदा ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए किया गया, लेकिन इसमें हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये 99% नोट आपके क्या आ गए हैं? वापस आ गए हैं। अगर आप एग्रीगेट डिमांड की बात करो इकोनॉमी में, C+I+G, अगर गवर्नमेंट 3 से 4 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर बचा लेती, ब्लैक मनी को डिटेक्ट कर लेती, और जब वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती, तो आप देखिए कि इकोनॉमी में कितनी सारी प्रोस्पेरिटी आ सकती थी, कितनी सारी नई स्कीम्स लॉन्च हो सकती थी, कितने सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च हो सकते थे। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम मीट नहीं कर पाए, यानी कि फेल हो गए। अब मैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि आपका जो फेक नोट है, फेक नोट को हम काउंटर फाइट नोट भी बोलते हैं, उनका नंबर देखिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास 2015 से 2019 तक की ईयर के डाटे हैं कि इनके अंदर आपके यहाँ पे इतने नोट डिटेक्ट किए गए। 7,62,000, 5,27,000, 3,17,000, 2,000, 2,96,000 इतने करेंसी के नोट आपको डिटेक्ट किए गए। आप देखोगे कि 2017 के बाद, 16-17 के बाद ये नंबर जो है 7,62,000 से 2,96,000, यानी कि 3 लाख के आसपास ही आपके क्या रह गए हैं? काउंटरफेट नोट्स रह गए हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत कमी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम इसको कंप्लीटली तरह से बैन नहीं कर पाए फेक नोट को। तो यहाँ पर भी हम पार्सली कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिव मीट रहा, लेकिन कंप्लीटली यहाँ पर भी हम कोई अचीवमेंट नहीं कर पाए। अगर मैं कैशलेस इकोनॉमी यानी कि जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करूं, तो ये हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स का नंबर है 2015 से 2019 के दौरान। तो यहाँ पर आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ की हम क्या कर रहे थे? डिजिटल पेमेंट कर रहे थे, इनकी विदाउट कैश पेमेंट कर रहे थे। तो आप इस नंबर को बढ़ते हुए देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट की तरफ हम बिल्कुल एकदम से बढ़ गए हैं। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो कैश में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। इकोनॉमी में लोग कैश से लेन देन करना पसंद करते हैं। ये नंबर देखिएगा आप, 2016 में 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी की जरूरत थी, लेकिन 2020 में बढ़कर ये कितनी होगी? 24 लाख करोड़ रुपए की। तो हम कह सकते हैं कि कैश की और ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, तो लोग क्या करना पसंद कर रहे हैं? कैश में ट्रांजैक्शन करना पसंद कर रहे हैं। रिलेटिवली कह सकते हो कि डिजिटल पेमेंट ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल जो था कैश में कन्वर्ट, कैशलेस इकोनॉमी में हम पूरी इकोनॉमी को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो इस करके हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पार्शियली मीट हुआ है। तो और है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया को या डीमोनेटाइजेशन से काफ़ी फ़ायदा मिला है। और दूसरी ओर टैक्स कलेक्शन में टैक्स टू जीडीपी रेशो में एकदम से उछाल आया है, जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम डीमोनेटाइजेशन के कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट 2 प्रकार की होती है किसी भी चीज़ की, एक लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन।
डीमोनेटाइजेशन की अगर शॉर्ट रन के कॉस्ट की मैं बात करूं तो वो है लोगों के द्वारा काम छोड़कर बैंकों की लाइन में लगना। और डीमोनेटाइजेशन से आपका प्रोडक्शन पर भी एडवर्स इफेक्ट आया है, उद्योग धंधों की प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में बेनिफिट तो हम डीमोनेटाइजेशन से अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट रन में दिक्कतें थी। जो श्री रघुराम राजन जी ने अपनी बुक आई डू व्हाट आई डू में कहा है कि मैं एज ए आरबीआई गवर्नर डीमोनेटाइजेशन के पक्ष में नहीं था, क्योंकि जो इसके शॉर्ट रन इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म गेन से ज़्यादा है। तो ये था एनालिसिस इस पूरी वीडियो का। अब ये आपको सोचना है कि गवर्नमेंट ने ये जानबूझकर इतनी बड़ी गलती की है या फिर इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई सही मंशा थी। मैं ये सारी बातें आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।